एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है। वहाँ के ऑडियंस बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक आइडल होती है जिसका नाम आई होता है और उनका बैंड का नाम बीको माची है और ये आइडल सिर्फ 16 साल की है। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जो कि आई को देख रहा होता है कि ये लोग कितने खूबसूरत हैं। बीको माची डेब्यू करते हुए इन सारी लड़कियों ने धमाल कर दिया था इंडस्ट्री में और ये लोग जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और स्पेशली आई जिसका स्टार्टेड काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये तो अभी स्टार्टिंग है। और उतने में हम देखते हैं नर्स को जो कि कहती है कि तुम फिर से पेशेंट के यहाँ पे डीवीडी देख रहे हो। वो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट के लिए अच्छा है ये और कहता है ये लोग ऐसी चीज़ें अच्छी चीज़ें देखेंगे तो इनकी हेल्थ में भी अच्छा असर पड़ेगा। नर्स कहती है कि बहाने देना बंद करिए। उसके बाद मेये को कहती है कि मेरे को एक न्यूज़ दिखाना है जिसमें आई ने रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है। अब ये डॉक्टर रोने लग जाता है। फिर वो कहती है कि तुम सच्ची में एक लॉलीकॉन्स हो। डॉक्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अपने रीजंस है। फिर कहता है मैं जिस वार्ड में अभी था उस वार्ड में एक और पेशेंट हुआ करती थी जिसका नाम सरीना था। वो आई के ही उम्र की थी। उसे काफ़ी ज़्यादा आई पसंद थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उससे गाना भी अच्छा आता था। तो यहाँ पे सरीना कहती है कि वो मेरी उम्र की है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काश मैं उसके बच्चे के तौर पर जन्म ले पाती। यहाँ पे डॉक्टर कहता है ऐसे बकवास करना बंद करो। पर सरीना कहती है आप ज़रा सोचो, सेलिब्रिटीज़ के भी बच्चे होते हैं और आपका कनेक्शन आपके बर्थ से ही होता है और उनका फेस भी आपसे मिलता तो कैसा लगता। फिर डॉक्टर कहता है तुम्हें दोबारा से जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही खूबसूरत हो। तुम एक बार यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, तुम आइडल बन सकती हो और मैं तुम्हारा फ़ैन बनूंगा। तभी सरीना कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब डॉक्टर कहता है कि तुम अगर 16 साल की हो जाओगी तब मैं सोचूंगा। फिर सरीना कहती है 16 साल, लगता है तब तक मैं उतनी जी नहीं पाऊंगी। और ये सच ही होता है। सरीना उसकी बीमारी की वजह से वो मारी जाती है 12 साल की उम्र में ही। वो डॉक्टर कहता है अगर वो अभी ज़िंदा होती तो वो आई की तरह होती 16 साल की और मुझे लगता है कि आई के अंदर सरीना है। तब नर्स कहती है कि तुम सच्ची में ही सोलिकॉन्स के अंदर ही हो। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हें इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई फिर ये कहती है अपने डिज़ायर सरीना के नाम से तो नहीं निकाल रहे हो। डॉक्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो नर्स कहती है वो आई नाम की लड़की आपको डेट के लिए पूछेगी तो आप उसे डेट करोगे। डॉक्टर इस सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर पेशेंट को चेक करने जाता है। इस पेशेंट का नाम होशिरो होता है और ये एक लड़की होती है जो कि 16 साल की ही है और ये 20 हफ्तों से प्रेग्नेंट होती है। वो कहता है कि ये 16 साल की और ये अभी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहता है कि तुम इसके पिता हो। वो कहता है कि मैं सिर्फ इसके पेपर्स में हूँ, आप इसका गार्डियन गारंटी मान सकते हो। ये कहकर कहता है ये लड़की एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। फिर कहता है मैंने ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुन रखी है। फिर वो लड़की अपना कैप निकालती है। फिर देखता है, कहता है कि ये तो मेरी रोल मॉडल है आई। फिर ये सोचकर वो शॉप में घुस जाता है। फिर कहता है डॉक्टर आप बताइए ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहता है कि मुझे सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी और आप यहीं वेट करिए, मैं भी आता हूँ। फिर डॉक्टर आई को देखता है और कहता है मैं धोखा नहीं खा सकता, ये मेरी रोल मॉडल आई है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। फिर कहता है मेरी रोल मॉडल प्रेग्नेंट हो गई है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिर ये सोचता है कि ऐसे क्यों हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो उल्टी करने वाला होता है और वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है आई की कंपनी का, उससे पूछता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इसका फादर कौन है। फिर आई कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर आई का चेकअप होना चालू होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि 20 हफ्तों के प्रेगनेंसी की आई के बेबीज ट्विंस होने वाले हैं। आई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है सचमुच तुम इन दोनों बच्चों को चाहती हो आई? अगर ये बात बाहर चली गई कि तुम 16 साल की हो और प्रेग्नेंट हो, ना ही तुम्हारी करियर और बल्कि मेरा कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद वो पूछती है आपका क्या कहना है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैं डॉक्टर होने के नाते इतना ही कह सकता हूँ। डॉक्टर वेंडिंग मशीन से जूस निकाल के पीने लगता है। वो देखता है कि टीवी पर एक आइडल ने मोटे आदमी से शादी कर ली होती है
जो कि अमीर होता है, और कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, अगर मैं मर गया तो मैं उसका बच्चा बन के पैदा होऊंगा। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा, कि तुम ये सहन कर सकते हो जिस आइडल का पति और बच्चा हो वो आइडल रहेगी तुम्हारे लिए। गोरो फिर फैन की नज़रों से देखता है, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो काफ़ी अच्छा होता, पर अगर तुम इन बच्चों को जन्म दे रही हो तो तुम वो आइडल नहीं रहोगी मेरे लिए, और शायद ही मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगा। फिर रूफ टॉप में आ जाती है, फिर कहती है प्रेसिडेंट ने सही कहा था, ये जगह काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर उसे, तुम यहाँ पर इसलिए आई हो टोक्यो में तुम्हें कोई पहचान ना सके। फिर वो कहती है मैंने तुम्हें अपना काम बताया क्या? और डॉक्टर कहता है मेरी बहुत पहले एक पेशेंट हुआ करती थी जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। तब आई कहती है कि मेरी लगता है काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे नहीं लगता था कि इस कंट्री साइड में भी लोग मुझे पहचानेंगे। पता है क्या, मैं हमेशा से एक फैमिली के साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि मैं अकेले अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। उसके बाद डॉक्टर कहता है तुम एक आइडल बनने से रिटायरमेंट ले लोगी। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहती है मैं पब्लिक में ये बात कभी नहीं आने दूंगी कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। पता है एक आइडल बनने में क्या है सबसे अच्छी बात है, वो आइडल सबसे झूठ बोलती रहती है। झूठ बोलने से ही ये इंडस्ट्री कायम है, झूठ से ही लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपने सच बोल दिया तो वो लोग उदास हो जाएंगे, और मैं एक आइडल होने के नाते उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, और आप भी तो खुश रहना चाहते हो, और मैं एक मदर के तौर पर भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और एक आइडल के तौर पर भी, मैं दोनों ही जीना चाहती हूँ। और ये यहाँ पर सोचता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। मुझे नहीं लगा था कि आई जैसी एक मॉडल इतनी बहादुर होगी। जिसके बाद कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारा मदद करूँगा कि तुम इन दोनों बच्चे को अच्छे से जन्म दे पाओ। तुम एक हेल्पलेस पेशेंट हो और मैं हेल्पलेस फैन, और मैं हमेशा से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर आई को समझाता है अगर तुम्हें ये दोनों बच्चे चाहिए तो तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, की वजह से तुम्हारे पेट में कट लग जाएगा, अदरवाइज नेचुरल तुम्हारी डिलीवरी होगी। तो मैं उतने में आई कहती है कि ठीक है, मैं नेचुरल डिलीवरी करने को तैयार हूँ। फिर धीरे धीरे वक्त बीतना चालू हो जाता है। यहाँ पर आए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। देखते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आए बच्चों को डिलीवरी करने वाली होती है। डॉक्टर कहता है अगर मैं ना आ पाऊँ तो किसी और डॉक्टर से अपनी डिलीवरी करवा लेना। आई कहती है नहीं, मुझे आप ही चाहिए। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं ही आऊँगा। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है, कहता है इस डिलीवरी के बाद हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों फैन और आइडल फिर से बन सकेंगे। और उतने में ही एक आदमी कहता है होशिनो तुम्हारी ही पेशेंट है ना और तुम उसके डॉक्टर हो ना। डॉक्टर कहता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो और तुम्हें उसका फैमिली नेम कैसे पता, जबकि ये पब्लिक किया ही नहीं है, तुम क्या स्टॉकर हो? वो लड़का डॉक्टर को कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। तो डॉक्टर उसका पीछा करने लगता है, कहता है कि अगर ये बात फैल गई तो आई के लिए बुरा रहेगा। और वो माउंटेन की तरफ आ जाता है और वो लड़का इसे उस माउंटेन के ऊपर से धक्का देता है। वो डॉक्टर नीचे गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। वो डॉक्टर मरने से पहले सोच रहा होता है कि मैंने आई को वादा किया था मैं उसके बच्चे को डिलीवरी दूंगा, पर हम देखते हैं आई की डिलीवरी किसी और डॉक्टर ने करवा दी होती है और उसके पास हेल्दी बच्चे होते हैं। लोगों को लगा था वो मरेगा तो हेल में जाएगा। जब वो उठा तो वो हेवन में था और वो आई का बेबी था। और गोरो का नाम एक्वा मरीन है और जिसे हम एक्वा भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आया होता। यहाँ वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगा पर मुझे रिकॉग्निशन के बारे में पता लगा। और कहता है पिछली लाइफ में मैं मर तो गया, पिछली लाइफ की मेमोरी जो है इस लाइफ में दोबारा आ गई और मुझे मैकेनिज्म के बारे में पता लगाना है और मुझे नहीं पता मैं दोबारा जन्म क्यों ले पाया, पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को अब इंजॉय करना चाहता हूँ। मेरी आइडल मेरा पैम्पर कर रही है, वो कितना अच्छा लगता है। उतने में ही एक और बच्ची वो रोने लग जाती है और ये एक्वा की जुड़वा बहन है जिसका नाम रूबी है। और एक्वा कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है जो हर छोटी बात में रोती रहती है, जिसकी वजह से ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। काश ऐसा होता है कि इसकी जगह कोई और होता। उतने में यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं उसकी कंपनी के, जिसका नाम इचिदो सहितो है।
जिससे कहता है आई मुझे सही नाम से बुलाओ। आई की पुरानी आदत है, वो किसी को उसके नाम से नहीं बुला पाती क्योंकि वो उसका नाम ही भूल जाती है। इचिको कहता है कि ये तुम्हारा शेड्यूल है और तुम्हें कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपना शो स्टार्ट करना है। यहाँ पर उसकी वाइफ भी आई होती है जिसका नाम मियोको होता है और वो कहता है मियोको तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगी जब तुम स्टेज पर होगी। आई कहती है कि मैं वहाँ पर अपने बच्चों को लाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ऑफिशियली भी किसी को नहीं बता सकते कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम 16 साल की उम्र में ही बच्चों को जन्म देती हो तो हमें डायरेक्ट हेल में भेज देंगे और लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम कबाड़ी बनकर रह जाएंगे। फिर कहती है चिंता मत करिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। इतने में आई का शो शुरू हो जाता है और उसका शूटिंग भी। आई को ये सब टीवी पर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है कि आई काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और आई काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना गा रही होती है और एक्वा को भी मज़ा आ रहा होता है। मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिसने भी मेरा मर्डर किया उसे मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और कहता है मैं सचमुच आई को नॉर्मली बच्चों को डिलीवरी करवाना चाहता था पर मैं सुपरनैचुरल पावर के खिलाफ तो नहीं जा सकता। अभी के लिए मैं तो ये सब सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूँ। उतने में हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन उठ जाती है। रूबी कहती है यार तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मामा कितनी क्यूट लग रही है, तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। मेरे हिसाब से दुनिया में कम ही लोग होंगे जो इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं। रूबी लाइव ब्रॉडकास्ट का इतना बढ़िया शो चल रहा है और तुमने मुझे उठाया नहीं। इस बॉडी को मैं अभी भी कंट्रोल करना सीख रही हूँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वो कहता है यह डमी मेरी छोटी बहन है और ये एक इंसान है जो कि मेरे साथ दोबारा जन्म ले पाई है। जब एक्वा ने रूबी को नंगे हाथ पकड़ लिया था जब वो कमेंट का रिप्लाई कर रही थी जो कि आई को हेट करते हैं। वो कहता मुझे लगता है कि सचमुच आई नॉर्मल डिलीवरी करवानी देनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल बेकार। और वही हमें मर्डरर को दिखाया जाता है। आई तुकाको का फैन होता है। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर आई को दिखाया जाता है जो कि वो एक्वा को प्यार कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है और उसे दूध की बोतल पकड़ा देती है। वहीं पे रूबी भी आ जाती है जो कि ब्रेस्ट से दूध पीती है। वहाँ पे एक्वा सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब कर रही हो। जहाँ पे ये एक्वा को चिढ़ा रही होती है। एक्वा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रूबी कहती है ये तो नॉर्मल बात है। वो कहती है छोटे बच्चे अपनी माँ के ब्रेस्ट से दूध पीते ही है। एक्वा कहता है ऐसा है तो ठीक है। रूबी कहती है ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया कि तुम मेंटली काफ़ी ज़्यादा बड़े हो और तुम उनके ब्रेस्ट से दूध पियोगे तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा, तुम्हें एम्बेरस फील नहीं होएगा। फिर कहती है यार मुझे डायपर बदलनी है और तुम उधर जाओ। रूबी कहती है, रूबी रोने लग जाती है। उतने में मियोको आ जाती है कि इसका डायपर चेंज करनी होगी। कहती है मैं इस अजीब जॉब में कैसे फंस गई। मैंने अपने हस्बैंड से इसलिए शादी करी क्योंकि वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे और मैं कहाँ चाहती थी किसी हैंडसम यंग लड़के से शादी करती और वो उसे डाइवोर्स देगी, पर अब मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं इस चीज़ में क्यों फंसूँ। फिर कहती है मैं आई को फंसा दूंगी फ़ोटो खींचकर और इससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएगी। और यहाँ पे फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं क्या करे। और फिर एक्वा कहता है कि मेरे पास कुछ आइडिया है। एक एक करके बैठ जाते हैं और फ्लैश लाइट जलाते हैं और कहते हैं हम गॉड मैसेंजर हैं और जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। और मियू को सोचती है कि ये दोनों बच्चे बात कैसे कर सकते हैं। और मारी को कहती है कि तुम पीछे छुपकर ऐसा मजाक मत करो। इतने में रूबी कहती है तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे हैं। और कहती है हम गॉड के दूसरे अवतार हैं। कहती है कि हम इंसानों की मदद करने आए हैं और आई को उन गॉड्स ने चुना है क्योंकि वो एंटरटेन्ड हो सके। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी जिससे हमें तकलीफ हुई तो तुम नर्क में सड़ोगी और तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम ही जानोगी। मियाको को इसकी बातों पर यकीन हो जाता है। मियाको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। रूबी कहती है कि ठीक है, तुम एक काम कर सकती हो कि तुम हमारा और मेरी मदर का सीक्रेट छुपा के रख सकती हो और शायद तुम फ्यूचर में किसी अच्छे लड़के से शादी कर पाओ। और मियाको कहती है ठीक है देखते हैं। फिर ये दोनों खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने इसे बेवकूफ़ बना दिया। फिर एमेको को देखते हैं जिसने रूबी को सुला दिया होता है
पहले तो उसे लगता है कि ये सरीना है, फिर सोचता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने कहा तो था कि मैं दोबारा जन्म लेना चाहती हूँ और मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सरीना दोबारा से जन्म ले पाए। इतने में उसकी बहन उठ जाती है। क्या तुमने मुझे बुलाया? ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं था। रूबी कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक्वा को देखती है कि जिससे गौरव की याद आ जाती है। कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कहती है मेरी पिछले लाइफ में मेरा नाम सरीना था। कुछ महीने बीत जाते हैं और आय अपने आइडल के काम के उसमें पहुंच चुकी होती है। उसकी मंथली फीस 2 लाख यन होती है और कहती है कुछ कंपनी मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रही है। और वो कहती है कि यहाँ पर मिडिल मैन भी सारे हैं जो कि तुम्हारे पैसे काट लेते हैं, जो कि अपनी एजेंसी चलाते हैं बीच बीच में, और यहाँ पर कई सारे लोगों के पास पैसे जाते हैं और तुम 1 साल से गायब भी थी, जिसकी वजह से नए बैंड भी आ चुके हैं। कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है। कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में और अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ ताकि वो अच्छी चीज़ें सीख पाए और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाए और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाए। और कहती है कि तुम इसकी शुरुआत महंगे आइसक्रीम को छोड़कर कर सकती हो। ये कहती है ठीक है। आय अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर रूबी एक्वा को कहती है कि मुझे लगा था कि एक नॉर्मल आइडल की 1 मिलियन के ऊपर की फीस होगी। फिर वो कहता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा की फीस होती है। ये पैसे हर जगह बांट दिए जाते हैं, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्ट, पैंग सॉन्ग, स्टूडेंट्स बेचना, और उन सब में बांट दी जाती है। इसी वजह से आइडल को काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। रूबी कहती है कि सारे उद्योगों को अपने लीवर बेच देनी चाहिए, आय को सुकून मिलेगा और पैसे कमा पाएगी। एक्वा कहता है तुम दिन में सपना देखना बंद करो, ये भयानक सपने बिल्कुल मत देखो। एक्वा मियोको से पूछता है क्या मैरी वुमन ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पा रही है क्या? वो कहती है कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एक आइडल अपने ग्रुप के नाम से जानी जाती है और मार्केट में नए नए आइडल्स और मॉडल्स आते जाते हैं, पर कोई अकेला भी उतरता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। पर एक बार आइडल बनने के बाद रिटायरमेंट रूल्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने तो ये तक सुन रखा है कि काफ़ी सारी आइडल्स जो वेटर्स का काम करती है। ये दोनों सोचते हैं कि टोक्यो सचमुच काफ़ी ज़्यादा अपने जगह बेकार है। मियोको उन दोनों को बताती है कि एक आइडल बनना एक आसान बात है, पर वो आइडल कैसे चमकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आइडल हो और दूसरे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तभी आप इस मार्केट में टिक सकते हो, वरना आपकी जगह कोई और ले लेगा। इतने में हम आय को देखते हैं जो उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है क्या आय तुम ठीक तो हो? आय कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती है कि मैंने आज लंच स्किप किया है, क्योंकि आय कमेंट पढ़ रही होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बकवास लिखी होते हैं आय के बारे में। उसके बाद हमें कॉन्सर्ट वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे ओतागो आए होते हैं, उन्हीं के साथ ये दोनों भी आए होते हैं। तभी मियोको कहती है कि मैं तुम दोनों को यहाँ ले तो आई हूँ, पर प्लीज़ तुम चुप रहना प्लीज़, और तुम दोनों कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना, अयान अनकंफर्टेबल हो जाए। इतने में रूबी कहती है मैं मॉम को यहाँ देखने के लिए आई हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश लग रही है, क्योंकि मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करती हूँ। उतने में हम देखते हैं इनका स्टेज शो चालू हो जाता है। यहाँ पर आई गाना गा रही होती है और हर लोग आई को देख रहे होते हैं और उनके सारे साथियों को, और ओतागो चिल्ला रहे होते हैं। और आई सोच रही होती है हम अपने सारे फैन से झूठ बोल रहे होते हैं, अगर झूठ बोलने से इनके चेहरे पर खुशी आती है तो वो झूठ नहीं रहता। तब हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे भी यहाँ पर नाचने लगते हैं और वहाँ पर इन्हीं दोनों बच्चों को सारे देखने लगते हैं और हर कोई इनकी वीडियो बना रहा होता है। मियाको को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्या करे, और यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और घर जाके ये लोग उस वीडियो को देखते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं जहाँ पे ये दोनों बच्चे नाच रहे थे। और आय देखती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके फ़ोटो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आय के चेहरे पर जो आज स्माइल था वो काफ़ी अच्छी थी और यही चीज़ फैन को चाहिए, आय हमेशा खुश रहे। और देखते देखते 1.5 साल बीत जाते हैं। इसके बाद ये दोनों चलने लग जाते हैं, जिसपे ये दोनों बोल और चल सकते हैं, जिसकी वजह से आय को अब इन दोनों के ऊपर शक नहीं होएगा। पर यहाँ पर रूबी एक ऐसा वर्ड बोल देती है जो कि
बड़े बोलते हैं और रूबी को लगता है अब हम यहाँ पे पकड़े जाएंगे। फिर आई को लगता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। एक्वा को लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, कि मुझे लगता नहीं है कि हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, कि आई के जेनेटिक्स हम दोनों के अंदर है, जिसकी वजह से हम कुछ छुपा नहीं सकते। फिर यहाँ से एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना।